नमस्ते योगीज, कैसे हैं आप सभी। आज हम योग करेंगे पुरुषों की प्रजनन क्षमता बढ़ाने के लिए, जिसको अंग्रेजी में फर्टिलिटी कहा जाता है। मैं जानती हूँ कि ये बहुत ही संवेदनशील विषय है और इस पर बहुत कम बात की जाती है, पर मैं ये भी जानती हूँ कि इस पर चर्चा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरीके से कोई भी अंग में हमें दिक्कत आती है तो तुरंत हम उसको डॉक्टर को दिखाते हैं, उसके बारे में खुल के बात करते हैं, शेयर करते हैं, जिससे परेशानी कम तो नहीं होती है लेकिन हमें थोड़ा अच्छा लगता है। पर इस विषय के बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं और डॉक्टर के पास जाने में भी हिचकिचाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस विषय पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए, वो इसलिए कि जब आप किसी से, मित्र से, परिवार से इसके बारे में बात करते हैं तो वो आपको अच्छे डॉक्टर्स के पास जाने की सलाह देता है, कहाँ जाके आपको सही जगह पे इलाज कराना चाहिए वो बताता है। पर इन सबसे पहले जो जानने वाली बात है वो ये कि आपको फर्टिलिटी यानी कि प्रजनन क्षमता से जुड़ी कोई समस्या है भी या नहीं है, वो आपको पहले पता होना चाहिए। अगर आप अपने पार्टनर के साथ 1 साल से ऊपर मतलब 12 महीने तक कंसीव करने का ट्राई कर रहे हैं लेकिन अभी तक गर्भधारण नहीं हुआ है तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। बहुत से लोगों को नहीं पता है कि किसके पास जाना है, तो मैं आपको बता देती हूँ। आप सबसे पहले जाइए यूरोलॉजिस्ट के पास। हो सकता है फिर वो बाद में आपको रिप्रोडक्टिव एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, स्क्रीन पे मैंने नाम दे दिए हैं, उनके पास रिफ़र कर दें। ये स्पेशलाइज होते हैं जो आपके हार्मोन्स को भी देखते हैं। तो आपकी शरीर की जांच होती है और आपके हार्मोन्स की जांच होती है। मुख्य तौर पर जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो 3 तरीके की जांच की जाती है। सबसे पहली जो जांच की जाती है वो है स्पर्म एनालिसिस, जिसको सीमन एनालिसिस भी कहा जाता है, हिंदी में वीर्य की जांच भी कहा जाता है। इस टेस्ट में आपका एक सैंपल लिया जाता है और उसके बाद ये जांच की जाती है कि जो आपके शुक्राणु हैं उनकी संख्या और गुणवत्ता उतनी है जितनी आपको कंसीव करने के लिए चाहिए या नहीं। दूसरी जांच होती है खून की जांच, जिसमें ब्लड टेस्ट किया जाता है। इसमें 2 चीज़ें देखी जाती हैं, एक है FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और दूसरा टेस्टोस्टेरॉन। और तीसरा हुआ हमारी फिजिकल जांच, जिसमें अल्ट्रासाउंड के माध्यम से देखा जाता है कि हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड ठीक से काम कर रही है, हमारे जो अंडकोश हैं, टेस्टिस हैं, उनमें जो रक्त धमनियां हैं वो अच्छे से अपना काम कर रही हैं। तो ये सारे जांच की जाती है और इससे पता किया जाता है कि अगर आपको कोई परेशानी है तो उसका सही इलाज क्या है। तो चलिए अब बात करते हैं कि कौन से ऐसे कारण हैं जिसके कारण हमें फर्टिलिटी से जुड़ी समस्या आती है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे कंट्रोल में हैं, हमारे लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई हैं, जिनको अगर हम कंट्रोल करते हैं, जिनको कम करते हैं तो तुरंत हमें फ़ायदा मिलता है। जिसमें से एक है धूम्रपान। जो पुरुष होते हैं जो बहुत धूम्रपान करते हैं, उससे हमारी स्पर्म की क्वालिटी और जो उसका नंबर है वो गिरता है। दूसरा हुआ अल्कोहल। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो आपको स्पर्म से जुड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर आप अल्कोहल के आदी हैं, एडिक्ट हैं, तो आपको समस्या आ सकती है। तीसरा हुआ ओबेसिटी। ओबेसिटी भी लॉन्ग टर्म में आपके स्पर्म की क्वालिटी, आपके जो वेरिकोसील की समस्या है उसको बढ़ा सकती है, आपको डायबिटीज़ कर सकती है। डायबिटीज़ भी एक रीज़न होता है जिससे पुरुषों में इस तरीके की समस्या आने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, जैसे आपको अगर कोई हार्मोनल डिसऑर्डर है जो आपकी ऑटो इम्यूनिटी से जुड़ा हुआ है, तो जैसे हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड जब अच्छे से काम नहीं करती है तो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स अच्छे से रिलीज़ नहीं होते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं डॉक्टर्स आपको अच्छे से गाइड करते हैं कि कैसे आपको करना है। कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बताई, ओबेसिटी और आपकी लाइफस्टाइल से जुड़ी, आपका आहार बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो आप अपने खान पान, योग और मेडिटेशन से आसानी से दूर कर सकते हैं। इसी तरीके से स्पर्म की क्वालिटी यानी कि जो आपके शुक्राणु हैं उनकी संख्या और उनकी गुणवत्ता भी बढ़ाई जा सकती है मल्टीविटामिन्स के थ्रू। आप अपनी डाइट ठीक कर सकते हैं, योगा शुरू कर सकते हैं, इन सब चीज़ों से भी फर्क पड़ता है। कुछ यौन रोग होते हैं जिनको STD भी कहा जाता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। गोनोरिया और क्लेमिडिया उनमें से सबसे ज़्यादा कॉमन है। ये पुरुषों में जब होते हैं तो इससे भी आपकी प्रजनन क्षमता में असर आ सकता है। तो अगर आप कंसीव करने का ट्राई कर रहे हैं तो अपने लाइफस्टाइल से सबसे पहले कैफ़ीन की मात्रा कट करें। आप 1 या 2 कॉफ़ी ले सकते हैं। अल्कोहल हो सकता है तो पूरी तरीके से हटा दें। धूम्रपान तो आपको रोक ही देना चाहिए क्योंकि उसका तो कोई भी फ़ायदा नहीं है, लेकिन अगर आप आदी हैं तो आप वो पैच आते हैं जिनको आप लगा सकते हैं,
और डायरेक्ट स्मोकिंग थोड़ी आप धीरे धीरे कम करना शुरू करें, उससे भी फ़र्क आता है, स्पेशली आपकी स्पर्म की क्वालिटी में। अगर आपकी परेशानी सिर्फ स्पर्म के नंबर से जुड़ी हुई है तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा मदद मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं और योग करते हैं जो आपकी प्रजनन क्षमता को बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम शुरू करेंगे अश्विनी मुद्रा से। ये मुद्रा बहुत ही आसान है, बट एट द सेम टाइम इसको थोड़ा जब एक्सप्लेन अच्छे से ना करो तो कई बार नहीं समझ में आता है। और इसके बाद मैं जो मुद्रा बताऊंगी वो है वज्रोली मुद्रा। दोनों में अंतर है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा सिमिलर साउंड करती हैं, पर आप डिफरेंस को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले अश्विनी मुद्रा की बात करते हैं। तो अश्विनी मुद्रा में आपको जो अपना एनस इंस्फिंक्टर होता है, जो जहाँ से आप मल त्याग करते हैं, उन मसल्स को अंदर और बाहर आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है, यानी कि खींचना है और रिलीज़ करना है। पिक्चर में आप देख सकते हैं कि किस मांसपेशी की मैं स्पेशली बात कर रही हूँ, और कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। जब आप सांस अंदर लेते हैं और फिर जब छोड़ने जाते हैं, तो जब छोड़ने जाएंगे तब आपको अपनी मांसपेशी को अंदर की तरफ खींचना है। अंदर से मेरा मतलब है ऊपर की तरफ, ठीक है। और 3 सेकंड के लिए आप होल्ड करेंगे और उसके बाद छोड़ देंगे, सांस लेना शुरू करेंगे। सांस लिया, छोड़ा, मांसपेशी को खींचा, 3 सेकंड के लिए रुके और फिर लूज़ कर दिया। और जब लूज़ कर रहे हैं उस वक्त सांस को ले लेंगे। तो एक बार मैं सीक्वेंस स्क्रीन पे भी लिख दूंगी क्योंकि ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है समझ पाना। तो सांस अंदर ली, जैसे ही छोड़ने गए मसल्स को खींच लिया, 3 सेकंड रुके और छोड़ा। छोड़ते वक्त ही सांस अंदर लेना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों हाथों को इस तरीके से रखेंगे और ये प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से बैठने से इसका असर ज़्यादा अच्छा होता है। तो या तो आप सुखासन में बैठ जाएं अगर आप एकदम शुरुआती हैं और आपने ज़्यादा योग नहीं किया है, लेकिन इसको अच्छे से अगर करना है तो उसके लिए आपको सिद्धासन में बैठना चाहिए। सिद्धासन में कैसे बैठते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। आपका जो राइट लेग होता है, उसकी जो एंकल होती है, एड़ी होती है, उसको आपको अपने ग्रॉइन एरिया, जो आपकी जांघ है, उसके बिल्कुल बीच में आपका जो स्क्रोटम है उसको आप लिफ्ट करेंगे और उसके नीचे आपको ये एंकल रखनी है। और एंकल को अपने ग्रॉइन एरिया में थोड़ा सा दबाना भी है, थोड़ा सा प्रेस करना है। इसके बाद जो आपका लेफ़्ट वाला यानी कि जो बायां वाला पैर है, उसको आप इस वाली एड़ी के ऊपर, जो सीधी वाली एड़ी है राइट, उसके ऊपर रख देंगे। आपकी जो उंगलियां हैं उसको डालेंगे आप अपनी जांघ के बीच में, इस तरीके से। ये होता है सिद्धासन। और फिर दोनों हाथों से आपको थोड़ा प्रेस करना है। तो बेसिकली क्या होगा, आपकी जो दोनों एड़ियां हैं वो ग्रॉइन पे प्रेशर डालेंगी, ठीक है। इसके बाद जो आपके हाथ हैं उससे बनाएंगे आप चिन मुद्रा, इस तरीके से रखेंगे। और फिर जो मैंने आपको सीक्वेंस बताया वो आपको करना है। आप इस तरीके से 4 से 5 मिनट शुरू करिए, जैसे आपने 7 बार कर लिया। और जब उसके बाद अगर आपको थकावट नहीं हो रही है तो फिर 1 हफ्ते बाद आप नंबर धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। शुरू में 7 बार कीजिए। आंखें बंद करेंगे, छोड़ेंगे, मांसपेशी को खींचेंगे, रोकिए, सांस अंदर और मांसपेशी ढीली हो जाएगी। तो ये हुई अश्विनी मुद्रा। अगर फिर भी आपको कैसा भी कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में तुरंत लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं और अब हम करेंगे वज्रोली मुद्रा। वज्रोली मुद्रा आप इसी तरीके से सुखासन में भी कर सकते हैं, लेकिन इसको जो अभ्यास किया जाता है वो किया जाता है नौकासन में, क्योंकि तब इसका असर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो अश्विनी मुद्रा और वज्रोली में जो बड़ा अंतर है वो लोग नहीं समझ पाते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, अश्विनी में आपको अपनी एनस स्फिंक्टर यानी कि जहाँ से आप मल त्याग करते हैं उन मांसपेशियों को खींचना होता है। वज्रोली मुद्रा में आपको उन मसल्स के साथ पेरिनियम की मसल्स, स्क्रीन पे पिक्चर में दिखा रही हूँ, स्क्रोटम और एनस जो ओपनिंग है उसके बीच का जो हिस्सा होता है उसको पेरिनियम बोलते हैं। ये महिलाओं में भी होता है। उसी हिस्से को और साथ में आपकी जो एनस स्फिंक्टर है उनको आप अंदर खींचते हैं, बस इतना अंतर होता है। अब आप सोचेंगे कि हमें पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सी मांसपेशी हमारी खिंच रही है कौन सी नहीं। तो ये अभ्यास के साथ ही समझ में आता है दोनों में अंतर। तो आपको जब वज्रोली मुद्रा करनी है तो ये दोनों मसल्स को अंदर खींचना है। तरीका सेम है, सांस अंदर लिया, छोड़ते वक्त खींच लिया, मांसपेशी को रोके रहे वहाँ पे सांस को छोड़ते वक्त, ठीक है। और 3 सेकंड के लिए रुकेंगे, फिर लूज़ कर देंगे, फिर सांस ले लेंगे।
इस तरीके से आप शुरू करिए और ये भी आपको 7 बार करना है। अश्विनी मुद्रा 7 बार कर ली और ये वो सिद्धासन में की जाती है, पर अगर आपको सिद्धासन नहीं होता है तो सुखासन में, सेम वज्रौली के साथ है। आपको नहीं आता है तो आप सुखासन में कीजिए, नहीं तो आपको नौकासन में करना है। वो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से आप उसको करेंगे। साइड से दिखा देती हूँ तो आपको ठीक से दिखाई देगा। तो सबसे पहले तो आप दंडासन में बैठ जाइए, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो आप अपने हिप के नीचे एक तकिया रख सकते हैं थोड़े सहारे के लिए, और दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप रहने देंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, अपने पाँव उठाने, पहले थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और एक बार एक पैर को उठाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे। इस वक्त हम मुद्रा प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये मैं जो नौकासन है वो आपको करके दिखा रही हूँ जो आपको करना है। तो दोनों हाथ रखा, ये वाला पैर ट्राई किया, नीचे आ गए, फिर से एक और पैर, पहले एक एक पैर के साथ प्रैक्टिस करते हैं, फिर दूसरा पैर, ठीक है। जब आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए तब आप दोनों पैरों को उठाएंगे इस तरीके से, और हाथों को यहां पर ही रखना है। पीठ अपनी सीधी रखें, सामने देखें, पैर वापस। तो अब आपको किस तरीके से मुद्रा लगानी है इसमें वो मैं आपको बता देती हूँ। पैर ऊपर रहेगा, सांस भरेंगे, छोड़ते वक्त मांसपेशी को अंदर खींचेंगे, पेरिनियम की और एनस दोनों की, और उसके बाद आपको 3 तक वहाँ पे रुकना है और फिर उसके बाद आप बाहर निकालेंगे, सांस अंदर ले लेंगे, ठीक है। चलिए मेरे साथ कीजिए। अगर आप दोनों पैर से नहीं कर पाते हैं तो शुरू में आप एक एक पैर से प्रैक्टिस कीजिए, पर इसका असर तब आता है जब आप इसे नौकासन के साथ आते हैं। शुरू कीजिए, सांस अंदर, छोड़ते वक्त मांसपेशी खिंची हुई, 3 सेकंड के लिए रुकेंगे और फिर छोड़ देंगे, पैर नीचे, यहाँ पे रिलैक्स कीजिए। इसी तरीके से आप 7 बार कर लीजिए। एक बार और कीजिए मेरे साथ। एक पैर उठाया, फिर दूसरा, सांस अंदर, छोड़ते वक्त मांसपेशी खींचेंगे, 3 सेकंड के लिए रुकेंगे, पैर एकदम एक्टिव रहेगा, रुकेंगे वहाँ पे और फिर मसल को छोड़ेंगे, सांस अंदर और पैर वापस। इसके बाद आसन करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे बद्ध कोण आसन। तो सुखासन में बैठ जाइए। ये आसन बहुत अच्छा है महिलाओं के लिए भी। लास्ट जो हफ्ते में मैंने वीडियो डाली थी तो ये महिलाओं के लिए भी उतनी ही अच्छी है। दोनों पाँव के पंजे को इस तरीके से मिला देंगे और अपने ग्रॉइन एरिया की तरफ जितना हो सकता है आपको लेके आना है। शुरू में फ्लेक्सिबिलिटी उतनी नहीं होती है तो थोड़ा समय लगेगा, पर आप अभ्यास करते रहिए। कोशिश कीजिए जितना हो सके एड़ी के पास जो है, एड़ी को अपने ग्रॉइन एरिया के पास लेके आ सके। दोनों हाथों के ऐसे रखा, छाती एकदम खोली सामने की तरफ, पैर देखिए मेरे एकदम स्ट्रेट हैं, पीठ एकदम सीधी है, गर्दन एकदम सीधी है, दृष्टि सामने रहेगी, आंखें बंद कर लेंगे, चेहरे पे एक स्माइल और यहाँ पे रुकेंगे। आपको क्या करना है, सांस लेनी है यहाँ पे कम से कम 10, बहुत गहरी सांस लीजिएगा, एकदम लंबी लंबी। चाहे तो आप काउंट कर लीजिए और जो रेशियो रहेगा वो 1:1, यानी कि जितना लंबा आप सांस अंदर लेंगे उतना ही लंबा आपको सांस बाहर छोड़ना है। इस तरीके से बैठिए। सांस अंदर और बाहर। इसके बाद हम यहीं से दूसरा आसन करना शुरू करेंगे, बटरफ्लाई तितली आसन। इसमें हमें दोनों हाथ इस तरीके से रखने हैं, सामने छाती सेम बद्ध कोण आसन की तरह रहेगी, पर अब पैरों को ऊपर नीचे करना है। सांस भरेंगे पैर ऊपर, सांस छोड़ेंगे पैर नीचे, ठीक है। सांस भर के ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। ऐसा 50 बार कर लें। ज़ोर से नहीं करना है, धीमे धीमे आराम से कीजिए। सांस अंदर, सांस बाहर, आंखें बंद करके आराम आराम से कीजिए। ये आपके जितने भी प्रजनन अंग हैं उनकी अच्छे से टोनिंग करेगा, रक्त संचार बढ़ाएगा वहाँ पे, और आपको वेरिस्कोसील की जो प्रॉब्लम होती है उसके लिए बहुत अच्छा है।
आंखें खोलिए और आ जाइए सुखासन में। अगला आसन लेट के है सेतु बंध आसन, ब्रिज पोज। इस तरीके से आपको लेटना है, दोनों पाँव को इस तरीके से आपको मोड़ना है। इसके बाद बीच वाली उंगली से चेक करेंगे कि आप अपनी एड़ी को टच कर पा रहे हैं या नहीं, तो इतना दूर आपको रखना है, आप अपनी एड़ी को आसानी से टच कर लेंगे। इसके बाद दोनों हथेलियों को नीचे रखे रहने देंगे मैट की तरफ। सांस भरते हुए अपने हिप को ऊपर उठाएंगे, 5 बार करेंगे। छोड़ते हुए हिप आएगा नीचे। फिर से सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए नीचे। तीसरी बार, चौथी बार, हिप नीचे। आखिरी बार करेंगे, सांस भरिए, आखिर में 5 सेकंड के लिए ऊपर हिप को होल्ड कराएंगे। इसके बाद आप इसे 10-10 बार कर सकते हैं और 3 सेट लगा सकते हैं। शुरू में आप 5 से शुरू कीजिए। सांस भरिए, दोनों हाथों को जोड़ के इस तरीके से होल्ड। 1 2 3 4 5, दोनों हाथ वापस हिप नीचे। अगला आसन है भुजंग आसन, जिसमें आपको पेट के बल लेटना है। इस तरीके से आप पेट के बल लेट जाइए। चेहरा आपका मैट पे रहेगा, पैरों के बीच में हल्का सा गैप, ज़्यादा नहीं रखना है, पैर एकदम एक्टिव रहेंगे। इसके बाद सांस भरते हुए आपको अपना जो ऊपर का हिस्सा है उठाना है और हथेलियों से आपको सहारा लेना है। फिर एक्सेल करके वापस। शुरू में सिर्फ 3 सेकंड रुकेंगे। अगर आप ये करने में कंफर्टेबल हैं और अभ्यास करते रहेंगे तो आप फिर और ऊपर जाएंगे। ये देखिए, सांस भरिए, सामने देखेंगे, 3 सेकंड रुकेंगे और फिर आ जाएंगे वापस। सांस भरेंगे। देखिए, इसमें मैंने पूरी आर्म खोली, लेकिन मेरा चेस्ट जो है वो एकदम सामने खुला रहेगा। कंधे एकदम रिलैक्स्ड हैं, टाइट नहीं रखने हैं। सामने 5 सेकंड के लिए रुकेंगे और आ जाएंगे वापस। तो ये हुए आसन। एक जो आपको क्रिया करनी है वो है कपालभाति, प्राणायाम, अनुलोम विलोम। इनके पूरे वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में मैं फिर से लिंक डाल दूंगी, वो सीखिए और वो ज़रूर कीजिए। आपको अपना अभ्यास शुरू करना है सूर्य नमस्कार से कम 10 राउंड सूर्य नमस्कार के कीजिए। फिर जो मैंने मुद्रा आसन आपको बताए हैं वो कीजिए। कपालभाति आप पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन कपालभाति आपको वज्रासन में बैठ के करना है। आखिर में आप करेंगे 10 मिनट का मेडिटेशन। मेडिटेशन आपके पूरे शरीर को रिलैक्स करता है। तो पूरा जब अभ्यास हो जाए तब उसके बाद आपको मेडिटेशन करना है। आशा करती हूँ कि आज का जो सेशन है आपको अच्छा लगा हो। फिर किसी और टॉपिक के साथ आपको दोबारा मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्ते।